एवरीवन। तो आज हम हमारे बायोलॉजिकल रिविजन सीरीज का चैप्टर नंबर 11 मतलब कि हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स कवर करेंगे। तो इसकी शुरुआत हुई थी, हमने इसमें सबसे पहले देखा था कि ऐसा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे हेट्रोट्रॉपिक मतलब कि जितने भी हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारी लाइफ फॉर्म्स जो है वो हमारी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती है फॉर देयर नीड्स, मतलब कि फॉर देयर फूड, है ना। और हमारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उसके बाद हम उन पर डिपेंड करते हैं। फिर था कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना। तो ऐसा होता है कि जो हमारी सन से लाइट आएगी वही अल्टीमेटली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सोर्स होती है ना, मतलब कि फूड के लिए, क्योंकि अगर लाइट आएगी नहीं तो खाना बनेगा नहीं, है ना। ऐसा होता है। उसके बाद शुरुआत की थी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में लोगों ने जानने की कोशिश की थी, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए थे, तो उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी क्लासेस में भी एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें था कि जो हमारी एक लीफ होती है, मतलब कि हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। तो जो हमारी लीफ होती है उसे हम कवर करते थे ब्लैक पेपर से ना, तो आधी लीफ को जैसे कवर किया और फिर आधी को एक्सपोज कर दिया ग्रीन मतलब की फोटो उसमें सनलाइट में, तो देखा कि जो वो था कवर्ड पार्ट था उसके अंदर स्टार्च नहीं बनता है ना, तो उसे डायरेक्ट मतलब कि सनलाइट वगैरह चाहिए होती है। उसके बाद दूसरा होता है हमारा KOH में, है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि एक मतलब की लीफ लेंगे, उसके आधे पार्ट को क्या करेंगे कि कॉटन जो मतलब कि लिक्विड KOH होता है उसके अंदर डुबा देंगे, मान लो, है ना। और आधे पार्ट को ऐसे डायरेक्ट रखेंगे, तो है ना। उससे क्या होगा कि पता चलेगा कि जो मतलब कि फ्री पार्ट था उसमें हमारे हो रहा है स्टार्च बन रहा है और उसमें नहीं बन रहा जो कवर्ड था। तो इसलिए था ऐसा। ये चीज को दिखाता है कि CO2 जो होता है वो असेंशियल होता है, क्योंकि KOH हमारा CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता था, तो स्टार्च नहीं बनता था। उसके बाद नए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले आ जाता है हमारा जोसेफ प्रिस्ले का, है ना। तो जोसेफ प्रिस्ले ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें उन्होंने बताया, उन्होंने क्या लिया था कि उन्होंने कोई जार लिया था, बेल जार, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले कैंडल को रखा, है ना। फिर कुछ टाइम बाद कैंडल बुझ गई, फिर एक माउस को रख के देखा तो वो मर गया। फिर क्या किया कि एक साथ उन दोनों को रखा ना, तो कुछ टाइम तक तो दोनों सर्वाइव रहे, बाद में जो कैंडल थी वो भी बुझ गई और माउस की भी डेथ हो गई थी। फिर क्या किया उन्होंने कि उसके अंदर एक मिंट प्लांट को रखा, तो क्या हुआ कि दोनों सर्वाइव कर रहे थे अभी आराम से और मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उससे उन्होंने बताया कि जो है हमारी कैंडल है या जो माउस है वो जो है वहाँ की एयर को डैमेज कर रहे हैं, और प्लांट्स जो है वो वहाँ की एयर को रिकवर करते हैं। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद ही उन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी कर दी थी, है ना। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे हमारे आए थे जेन इंजन हाउस ने भी ऐसे कुछ सेम एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए। उन्होंने क्या किया कि एक्वेटिक प्लांट लिया, फिर उसको मतलब कि एक्वेटिक प्लांट देखा, तो उन्होंने देखा कि दिन में उसके आसपास जो बबल्स बन रहे हैं कुछ गैसेस के, और रात कैसा कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने बताया था कि जो प्लांट्स है वो CO2 मतलब कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ना, प्लांट्स का ग्रीन पार्ट ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और बताया था कि दिन में ही हमारी फोटोसिंथेसिस वगैरह होती है द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसके बाद आ गए थे हमारे जूलियस वॉन सैक। तो जूलियस वॉन सैक ने हमारा बताया था स्टार्च के बारे में। तो उन्होंने बताया था कि जो प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, मतलब अपने फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फिर उन्होंने बताया था कि कोई ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसे आज हम जानते हैं क्लोरोफिल, और वो हमारे कुछ स्पेशल बॉडीज में अरेंज मतलब स्पेशल बॉडीज के अंदर स्टोर होता है। मतलब उन्होंने बेसिकली कहा था कि हमारा जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद फिर TW एंगलमैन आए थे हमारे, उन्होंने मतलब कि क्लेडोफोरा एल्गी को लिया था और उन्होंने प्रिज्म से लाइट को स्प्लिट किया था, सनलाइट को, और क्लेडोफोरा जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करती है जो वाली एल्गी, उसे लिया था और उसे डाला। तो उन्होंने देखा कि जो एरोबिक बैक्टीरिया इनका सस्पेंशन हमारा रेड और ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने बताया था कि ये दो ऐसे साइट्स है जहाँ पे ऑक्सीजन का बेसिकली ज्यादा रहता है, थोड़ा सा नंबर वगैरह, है ना। उसके बाद फिर इस टाइम तक आते आते हमारी 19th सेंचुरी तक आते आते पता चल गया था कि जो हमारे प्लांट्स है वो CO2 वाटर सनलाइट ये सब यूज करते हैं, है ना। और क्लोरोप्लास्ट वगैरह के अंदर अपनी रिएक्शंस चलाते हैं और हमारे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, मतलब कि CH2O इस फॉर्मूला में कोई भी मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारे बनाएंगे, जैसे कि ग्लूकोज बना लेते हैं ना। उसके बाद था कि फिर हमारे लास्ट में आ गए थे कॉर्लिस वॉन नील। और कॉर्लिस वॉन नील ने हमारा मतलब कि बेसिकली बताया था कि जो जब हमारी फोटोसिंथेसिस होती है तो इसमें जो हमारी वो होता है ऑक्सीजन डोनर जो होता है वो H2O होता है, CO2 नहीं होता। उन्होंने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लिए थे ना, और उनमें क्या होता है कि H2O नहीं H2S यूज होता है, तो बाद में उनमें सल्फर रिलीज हो रहा था, उनमें सिर्फ ऐसा था। ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हो गया था। उसके बाद फिर हमने देखा था कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में। तो हमें पता है कि हमारे जो लीव्स होती हैं उनके अंदर हमारे मीजोफिल सेल्स होते हैं ना, और मीजोफिल सेल्स होते हैं बेसिकली ना। और वो क्या होता है कि उनके जो होते हैं स्टोमा मतलब कि ओपनिंग पार्ट जो होते हैं स्टोमेटा वगैरह उनकी बिल्कुल लाइन में ऐसे अरेंज होते हैं ताकि उन्हें डायरेक्ट सनलाइट मिल सके और अच्छे से रिएक्शन कर सके। तो ये हमारी किसके अंदर होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो क्लोरोप्लास्ट अगर एक क्लोरोप्लास्ट की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होता है कि हमारे थैलाकॉइड्स होते हैं और वैसे मतलब कि हील पाइलेक्स कॉइन के हील्स के तरीके से अरेंज होते हैं, जिन्हें हम आगे चल के ग्रेना बोल देते हैं। और ये हमारे स्ट्रोमा लैमेली से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। अंदर हमारा स्ट्रोमा होता है, उसके अंदर हमारे लिपिड्स फैट स्टार्च ये सब होते हैं ना।
और दो मेम्ब्रेन होती है इसमें, एक इनर मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन। जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो मोर परमिएबल होती है और इनर मेम्ब्रेन हमारी लेस परमिएबल होती है। फिर इसमें था कि दो टाइप की रिएक्शन चलते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन का मतलब तो समझ में आता है कि ये लाइट डिपेंडेंट होती है ना, और ये हमारी चलती है उसके अंदर थैलाकॉइड के अंदर, और हमारी डार्क रिएक्शन जो होती है वो हमारी स्ट्रोमा के अंदर चलती है। लाइट और डार्क इन्हें नाम दिया था। लाइट रिएक्शन इस बेसिस पे नाम दिया था कि लाइट आएगी तो ये अपना एटीपी एनएडीपीएच बनाएंगे ना, और डार्क रिएक्शन मतलब कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करे, इस हिसाब से वो डार्क। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो अंधेरे में चलती है, और वो भी मतलब उस टाइम तक चलती है बेसिकली, जैसे मान लो कि लाइट आ रही है और हमारी लाइट रिएक्शन चल रही है, फिर लाइट चली गई ना, तो लाइट रिएक्शन के कुछ प्रोडक्ट्स बचे ना, तो उनसे कुछ टाइम ज्यादा तक बस हमारी डार्क रिएक्शन चल रही है, कुछ मिनट ज्यादा तक, उसके बाद वो रुक जाती है, वापस लाइट आएंगी तो वो रिएक्शन कंटिन्यू हो जाती है। ठीक, उसके बाद देखा था कि हमारे कुछ पिगमेंट्स होते हैं ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी से जब हमने एक लीफ के पिगमेंट्स को देखा तो पता चला कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स होते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो होता है उसका पिगमेंट होता है हमारा ब्राइट मतलब कि ब्राइट ब्लू और ग्रीन जैसा। उसके बाद फिर हमारा क्लोरोफिल बी का पिगमेंट होता है ग्रीन टू येलो, और हमारा जेंथोफिल्स का होता है येलो, और कैरोटेनॉइड्स का होता है येलो टू ऑरेंज। उसके बाद था कि इनकी जब हमने एक्शन स्पेक्ट्रम देखे थे तो हमारा क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसका एक्शन स्पेक्ट्रा और इसका मतलब कि इनके जो स्पेक्ट्रम थे ना, इनका एक्शन स्पेक्ट्रा जो होता है वो क्लोजली रिसेंबल करता है हमारे फोटोसिंथेसिस के जो स्पेक्ट्रा था उसके साथ, है ना, इसलिए ये हमारा चीफ पिगमेंट होता है। और जो बाकी हमारे पिगमेंट्स होते हैं वो हमारे एंटीने का फॉर्मेशन करते हैं। चीफ पिगमेंट के इसमें तो सिर्फ इतना ही था। ठीक, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं आगे रिएक्शंस के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि एक हमारा जो चीफ पिगमेंट होता है वो हमारा बनाता है, मतलब कि हमारा क्लोरोफिल ए जो होता है वो डायरेक्ट अगर लाइट एब्जॉर्ब करे वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और वो हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हमारे जो एंटीने होते हैं, मतलब कि क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स और कैरोटेनॉइड्स, इन तीनों ने मिलकर हमारा एंटीना बना लिया था, जो कि 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और उसके बाद फिर वो मतलब कि ट्रांसफर कर रहा होता है बेसिकली पीएस फर्स्ट के साथ। तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड ये जो दोनों नाम है ये इनके मतलब कि सीक्वेंस के हिसाब से नहीं दिए गए, बल्कि इनकी डिस्कवरी के हिसाब से दिए गए। इनका सीक्वेंस जो होता है वो उल्टा होता है बेसिकली। तो क्या होता है कि जब हमारी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो रिएक्शंस होते हैं, तो जब हमारी मान लो 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट आ रही होती है तो हमारी सिर्फ साइक्लिक रिएक्शन हो रही होती है फोटो सिस्टम फर्स्ट। लेकिन जब मतलब कि स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है 680 नैनोमीटर तक होती है तो अच्छे से हमारी रिएक्शन चलती है, नॉन साइक्लिक होती है, उसमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो क्या होता है कि हमारे एंटीना क्यों होता है, एंटीना बेसिकली हमारे किस लिए होता है, ताकि वो हमारी लाइट एब्जॉर्ब करके और हमारे पीएस फर्स्ट को दे सके, मतलब पीएस सेकंड का फॉर्मेशन करे तो हमारे पीएस फर्स्ट को आराम से दे सके, उसमें अच्छे से रिएक्शन चले, और मतलब कि वो डी नेचर ना हो जाए पीएस फर्स्ट, तो उसे बेसिकली प्रोटेक्शन का काम भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले जैसे हमारा स्प्लिटिंग, हाँ सबसे पहले बताते हैं आपको कि लाइट जैसे आई सनलाइट से, तो हमारा सबसे पहले आता है पीएस सेकंड उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे वाटर एब्जॉर्ब कर रखा था प्लांट ने, तो पीएस सेकंड के अंदर H2O जो होते हैं उसके दो मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन में टूटेंगे ऑटो में, और हमारे 4 H+ देंगे और 4 ही इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक, और हमारे इसके बाद जो H+ होते हैं ल्यूमेन के अंदर स्टोर हो जाते हैं। फिर हमारे इलेक्ट्रॉन्स और O2 जो होते हैं वो तो हमारे बेसिकली बाहर निकल जाती है जो हम यूज करते हैं। फिर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हमारे जा रहे होते हैं, जहाँ पे ये हमारे एटीपी से और मतलब कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद ये जाते हैं हमारे पीएस फर्स्ट के पास, मतलब क्लोरोफिल ए वाले पिगमेंट के पास। फिर वहां से वो जाएंगे वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है, और फिर वो आगे चल के और हमारे एट फाइनल वो क्या करते हैं कि हमारे NADP को H+ लेकर NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ तक हमारी साइक्लिक रिएक्शन नॉन साइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। फिर साइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, अब हमारी नॉन साइक्लिक में ATP भी बन गया, NADPH भी बन गया, और नॉन साइक्लिक रिएक्शन में क्या होगा कि 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे आएगी सनलाइट, उसके बाद वो डायरेक्ट क्या करेगी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे हमारे पीएस फर्स्ट से, और उसके बाद वो जाएंगे और फिर हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट होगा जो कि ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा, और वापस फिर वो ATP अगर ADP हमारा ATP में कन्वर्ट हो गया तो वापस वो पीएस फर्स्ट के पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन हमारा बचा हुआ, और फिर ऐसे चल के वो चलती रहती है। इसमें हमारा इतना ही था। उसके बाद हमने देखा था केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि वाटर स्प्लिट होता है तो उसके बाद क्या क्या हो रहा होता है। तो सबसे अंदर हमारा स्ट्रोमा होता है, ल्यूमेन होता है, उसके बाद फिर हमारा स्ट्रोमा होता है, बीच में मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पीएस सेकंड आता है, यहाँ पे हमारे 680 नैनोमीटर की लाइट गिरते ही और वाटर स्प्लिट हो जाता है। फिर क्या होता है कि हमारा H+ मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन जो होगी वो तो वहीं से बाहर निकल जाएगी बेसिकली हमारी, क्योंकि हमें चाहिए होती है। उसके बाद हमारे जो हाइड्रोजन जो होते हैं H+ आयंस जो होते हैं वो ल्यूमेन के अंदर स्टोर
स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे कि पीएस सेकंड से प्लास्टोक्विनिन से होते हुए हमारे जाएंगे, मतलब उससे ट्रांसपोर्ट होंगे। प्लास्टोक्विनिन क्या करता है कि हमारा स्ट्रोमा के अंदर से, स्ट्रोमा में वैसे ही कम H प्लस है, वहां से फिर और H प्लस ले लेता है, हमारा स्ट्रोमा से हमारा H प्लस लेगा और फिर उसके बाद से ल्यूमेन में डाल देगा। फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा हमारा साइटोक्रोम B6F के पास, है ना। उसके बाद फिर वो जाएगा हमारा प्लास्टो साइनिन के पास और फिर वहां से वो चला जाता है हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट में 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारा आगे आ जाएगा फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन आ जाएगा, है ना। और जो कि जहां पे फेराडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम क्या करवाता है कि NADP को H प्लस लेके और NADPH में कन्वर्ट करवा देता है। ये हमारी बेसिकली वो पूरी प्रोसेस हो जाती है। फिर देखेंगे कि अब हमारे ल्यूमेन के अंदर क्या हो, बहुत सारे H प्लस हो गए ना, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। बाहर बहुत कम होते हैं हमारे स्टोमा के अंदर, ल्यूमेन के अंदर बहुत ज्यादा। तो क्या होगा कि पूरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा। ATP सिंथेस, इसमें दो पार्ट होंगे, एक तो CF0 और एक CF1। CF0 जो होगा वो ल्यूमेन की साइड होगा इनर मेम्ब्रेन पे, और CF0 हमारा स्टोमा की साइड प्रेजेंट होगा, है ना। और ऐसे ही हमारा साइटोक्रोम B6F जो होता है वो इनर साइड ऑफ ल्यूमेन, मतलब कि उसके अंदर ल्यूमेन की साइड प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन में। उसके बाद था कि क्या करेंगे अब ATP सिंथेस क्या करेगा, पूरा साइटोक्रोम F0 मतलब कि CF0 जो होगा वहां से हमारे H प्लस जा रहे होंगे और फिर वो जा रहे होंगे CF1 की साइड। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मतलब पूरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, ये प्रोटॉन पंप जब बनता है, तो क्या हो रहा होता है, जैसे जैसे हाइड्रोजन आ रहे होते हैं ऐसे ऐसे हमारा ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके ATP बना रहा होता है। तो हमारे हाइड्रोजन भी पास आउट हो रहे होते हैं और हमारे बहुत सारी ATP भी बन रही होती है। इसमें इतना ही था और बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।